की शुरुआत होती है सन 2050 में, जहाँ पर कुछ सोल्जर्स आसमान से गिरते हैं सीधा एक पूल के अंदर। कुछ तो पानी में गिरकर बच जाते हैं और कुछ जमीन पर गिरकर मारे जाते हैं। और वहीं पर एंट्री होती है हमारे इस कहानी की लीड कैरेक्टर यानी कि डैन फॉस्टर। और यहीं से कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है सन 2022 दिसंबर का महीना, जहाँ पर डैन फॉस्टर की बेटी मूरी फॉस्टर का बर्थडे होता है। और उसी बर्थडे को खास बनाने के लिए वो अपने साथ में काफी सारे खाने पीने की चीजें अपने घर में लेकर आया था। उसके पूरे घर में पार्टी का माहौल था, हर कोई खुश था। और वहीं पर उसकी पत्नी एमी आकर उससे कहती है कि तुम्हारे पिता जेम्स फॉस्टर ने तुम्हारी बेटी को बर्थडे विश करने के लिए कार्ड भेजा है। तो वहाँ पर डैन कहता है कि हमें उनकी विशेष की कोई जरूरत नहीं, और वो उस लेटर को कचरे के डब्बे में डाल देता है। इससे हमें ये बात पता चलती है कि उसके अपने पिता से कुछ खासी बनती नहीं है, और सभी बैठकर अब फुटबॉल मैच को एंजॉय करने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उस फुटबॉल मैच के बीच में काफी एक तेज रोशनी सी आती है, और उसमें से कुछ सोल्जर्स निकलकर जमीन पर आते हैं, जिन्हें लीड कर रही होती है लेफ्टिनेंट हार्ट। और वहां पर आकर बताती है कि हम भविष्य से हैं, यानी कि फ्यूचर से। आज से 30 साल बाद में एक ऐसी जंग छिड़ने वाली है जो पूरी इंसानियत का नामो निशान तक मिटा देगी। और अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो हमारा सामना किसी इंसान से नहीं, किसी एक ऐसी शक्ति से जिन्हें की मिटाना काफी मुश्किल है। उन सब से बचने के लिए हमारी आखिरी उम्मीद तो सिर्फ और सिर्फ आप हो। जब तक आप हमारा साथ नहीं दोगे हम उनसे लड़ने के काबिल नहीं होंगे। ये खबर हर टीवी, हर न्यूज चैनल पर दिखाई जा रही थी। और इस खबर के बाद में 1 साल बीत जाने के बाद में अब हर कोई सत्य में आ चुका था। सभी सरकारें एकजुट हो चुकी थी, और अब सभी लोग अपनी सेनाएं बनाकर भविष्य में भेज रहे होते हैं। और यहीं पर हमें पता चलता है कि एक हफ्ते जो लोग उस जंग में जाते हैं, वापस 7 दिनों के आने के बाद में किसी के हाथ पैर नहीं होते हैं। यहाँ तक कि 100% लोगों में से भेजे हुए सिर्फ और सिर्फ 20% ही वापस लौट कर आते हैं। इस बात से प्रेजेंट टाइम में जी रहे लोग अब गवर्नमेंट को कहते हैं कि ये तो भविष्य के लोगों की प्रॉब्लम है, तो आखिर हम उनकी मदद क्यों करें। तब वहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि भविष्य में जो लोग हैं वो और कोई नहीं बल्कि हमारे बेटे और पोते ही तो हैं, तो क्यों ना हमें उनका साथ देना चाहिए। और इसी वजह से अब हर जगह गर्मा गर्मी का माहौल होता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है डैन फॉस्टर की तरफ, जो कि एक बायोलॉजिकल टीचर होता है, और वो अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा होता है। तो वहाँ पर कुछ बच्चे जो कि अब पढ़ाई के मूड में नहीं है, वो अपना सर झुकाए बैठे होते हैं। तो डैन उन्हें कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम ही बता दो कि तुम आखिरकार पढ़ना क्या चाहते हो। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करने का मतलब ही क्या है, क्योंकि कुछ समय बाद तो हमें भी उस जंग में जाना ही पड़ेगा, और उस जंग में जाने के बाद में जिंदा तो कोई वापस आ नहीं रहा, तो फिर पढ़ाई लिखाई करके हमें क्या मिलेगा। तभी वहाँ पर एक लड़का अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है कि मेरे पास में एक टॉपिक है बात करने के लिए। तो डैन वहाँ पर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ ज्वालामुखी में ही इंटरेस्ट है, इसके अलावा अगर और कोई टॉपिक हो तो मुझे बताओ, मैं उसके बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। मगर तब वो कहता है कि मुझे बात करनी है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ज्वालामुखी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं सालों साल बात कर सकता हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे जन सामान्य और इस पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। इनकी ये बातें चली रही थी, और तभी वहाँ पर डैन के पास में एक अलर्ट आता है, और उस मैसेज के थ्रू उसे बताया जाता है कि आपको जल्दी अपने पास ही रिसर्च सेंटर में रिपोर्ट करना होगा। उसके वहाँ पहुंचने के बाद में हमें ये पता चलता है कि सैनिकों की कमी बढ़ चुकी है, इसलिए नॉर्मल सिविलियंस को भी अब इस जंग में शामिल करने के लिए भेजा जा रहा है। और वहीं पर अब उसकी बॉडी पर कुछ टेस्ट होने लगते हैं। उस टेस्ट में उसके हाथ पर एक रिस्ट बैंड बांध दिया जाता है। ये बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से ये उन सैनिकों को ट्रैक कर सकते हैं जो कि भविष्य में किसी भी जगह, किसी भी कोने में छिपे हुए हैं। और साथ ही रिस्ट बैंड ने ये भी बताता है कि भविष्य में कब मरने वाले हैं। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डैन फॉस्टर की मौत 2030 में, यानी कि आज से ठीक 8 साल बाद में होने वाली है। तो डैन कहता है कि आखिर मैं मरूंगा कैसे, क्या आप मुझे बता सकते हैं। मगर वो मिलिट्री वाले उसे कुछ नहीं बताते, और सिर्फ एक ही चीज कहते हैं कि आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे हैं अपने आप को जंग में तैयार करने के लिए। आप अपने परिवार वालों को बता दीजिएगा कि अब आप भी इस जंग में शामिल हैं। और अब न चाहते हुए भी डैन को उन्हीं का एक साथी बनना पड़ता है। वहाँ से वो मुंह लटकाए अपने घर पर पहुंचता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि डैन की बीवी एमी, जो कि अब एक कॉन्फ्रेंस ले रही होती है। अगर आपने एंड गेम देखी होगी तो वहाँ पर अपने स्टीव रॉजर्स भी इसी तरीके की एक कॉन्फ्रेंस किया करते थे, जिनके अंदर वो ब्लिप के बाद बजे लोगों के साथ में बातचीत कर रहे थे। और यही सेम टू सेम काम एमी का भी होता है। वो वहाँ पर लोगों से बातचीत कर रही होती है कि आखिर उस भविष्य की जंग में आपका सामना कैसे जानवरों से हुआ, या फिर ऐसी कौन सी शक्ति थी जिससे इंसान नहीं टकरा सकते। तो उन सभी का एक्सपीरियंस काफी बुरा था। और उसी बीच वहाँ पर डैन पहुंच जाता है। डैन एमी के साथ में बातचीत करने लगता है, तो एमी को पता चलता है कि उसके हाथ पर भी वही रिस्ट बैंड बांध दिया गया है जो कि जंग में भेजे जाने से पहले बांधा जाता है। तो वो उसे मना करती है और कहती है कि मैं तुम्हें कहीं पर भी नहीं जाने दूंगी। तो डैन कहता है कि मुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, इस रिस्ट बैंड की वजह से वो मुझे कहीं से भी ढूंढ लेंगे। मैं चाहे कहीं पर भी छुपूं, कहीं पर भी भागूं, मगर वो मुझे इस जंग में भेज कर ही रहेंगे। तब वहाँ पर वो कहती है कि क्या तुम अपने पिता की मदद ले सकते हो, क्योंकि वही एक ऐसे शख्स हैं जो इस रिस्ट बैंड को उतार सकते हैं। और अब ना चाहते हुए भी डैन को अपने पिता जेन फॉस्टर के पास जाना पड़ता है। उनकी एक छोटी सी फैक्ट्री जैसी होती है जहाँ पर वो एरोप्लेन्स को रिपेयर करते हैं और साथ ही नए नए गैजेट्स बनाते हैं।
वहाँ पर डैन जब अपने पिता को कहता है कि मुझे जंग में भेजा जाने वाला है अगले 24 घंटों में, जिसमें मैं नहीं जाना चाहता, तो मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मेरी रिस्ट बैंड उतार दें। तब उसे चेक करने के बाद में जेम्स बताते हैं कि ये रिस्ट बैंड सी सीरीज का है। ये काफी ताकतवर बैंड है, इसे निकालने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। और जब थोड़ी देर उन दोनों के बीच में और बातें होती है तो वहाँ पर डैन गड़े मुर्दे उखाड़ने लगता है। इस वजह से जेम्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि बाप की याद तभी आती है जब औलाद मुसीबत में हो। इस बात से तो डैन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ना तो मैं तुमसे कभी मिलने आऊंगा और ना ही अपनी बेटी को कभी तुमसे मिलवाऊंगा। और ये कहकर वो वापस अपने घर पर पहुंच जाता है। वापस अपनी बीवी एमी से मिलने के बाद वो कहता है कि मेरी रिस्ट बैंड अभी तक मेरे हाथ से नहीं उतरी, इसका मतलब ये है कि मुझे जंग में जाना ही होगा। लेकिन एमी कहती है कि एक बार अपनी बेटी से जरूर मिल लेना। वो अपनी बेटी मुरी से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि बेटा मेरे पास में एक ऑर्डर आया है। तो उसकी बेटी समझ जाती है कि हाँ पापा, मुझे पता है कि आप अब जल्दी ही उस जंग में जाने वाले हैं। दोनों के ही बीच में काफी इमोशनल सीन क्रिएट होता है और अपनी बेटी को बाय कर देने के बाद में अब वो दिन आ चुका होता है जहाँ पर अब उन सभी सिविलियंस को उस जंग में भेजे जाने के लिए 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाने वाली होती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जंग में भेजे जाने वाले सभी सिविलियंस 40 साल की एज के ऊपर के हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2050 में होने वाली लड़ाई को जो लोग लड़ने जाने वाले हैं उनकी डेथ हो चुकी होनी चाहिए 2050 में। इसीलिए 2022 से उन्हें 40 साल प्लस के लोगों को लिया जा रहा है जो कि 2030, 35 या फिर 40 तक में मर जाएंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि उनका सामना उनकी फ्यूचर आइडेंटिटी से नहीं हो सके। और वहीं पर इसका उल्टा होता है, यानी कि जो सैनिक इन्हें ट्रेन कर रहे हैं उन सभी की एज 22 साल से पीछे है। इसका मतलब ये है कि सन 2030, 35 या फिर 40 तक वो पैदा ही नहीं हुए, तो आखिर वो अपने फ्यूचर से कैसे मिल पाएंगे। इन सभी को ट्रेनिंग में बताया जाता है कि आपका सामना जिस शख्स से होने वाला है उनका नाम है व्हाइट स्पाइक्स। वो काफी तेज तर्रार और काफी भयानक जीव है। अगर आपको उनका सामना करना है तो आपको उनके पेट और गले पर वार करना है, क्योंकि उनकी पीठ और सर एक काफी मजबूत ढाल से जुड़ी हुई है। टोटल 7 दिनों तक चलने वाले इस लड़ाई के अंदर अगर आप वापस से जिंदा बचते हैं तो आप ठीक 7 दिनों बाद इस टाइमर की मदद से इस टाइमलाइन में वापस से आ सकते हैं। और अगर आप मारे गए तो आपके परिवार वालों को $10 लाख दिए जाएंगे। उसी जगह पर डैन की मुलाकात 2 शख्स से और होती है। एक का नाम होता है चार्ली, जो कि एनवायरमेंटल प्रोफेसर होता है, जिसे कि वातावरण विज्ञान का काफी अच्छा ज्ञान होता है। वहीं दूसरी तरफ एक और इंसान होता है जिसका नाम होता है डोरियन, जो कि पिछले 3 बार भविष्य में जाकर उनसे लड़कर वापस आया है। जब सारे सैनिक इन सभी को आगे फ्यूचर में किस तरीके से लड़ाई करनी है इस बारे में बता रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि जंप लिंक के थ्रू आपको आपके भविष्य में 30 साल आगे भेजा जाएगा। तो वहाँ पर चार्ली कहता है कि क्यों ना हम सीधा उसी डायरेक्शन उसी समय में जाएं जहाँ पर ये सारे एलियन इस धरती पर आए थे और हम उन्हें उसी दिन ही मारते हैं। तो वहाँ पर मिलिट्री के लोग कहते हैं कि ना तो हमें आज तक इनका कोई स्पेसशिप मिला और ना ही यहाँ पर धरती पर क्रैश लैंडिंग होने की कोई सबूत। इस वजह से हम वो दिन और वो जगह नहीं जान पाए जहाँ पर ये पहली बार मौजूद थे। हमें बस ये पता है कि रशिया में फर्स्ट टाइम अटैक हुआ था और रशिया के बाद में अभी पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। और इसी के साथ ही एक चीज और एक्सप्लेन करता चलूं मैं आपको। ये जो जंग हो रही है, यानी कि जो एलियंस आए हैं, ये आए हैं सन 2050 में और 2051 और 52 में इनकी जंग, यानी कि फ्यूचर वाले मिलिट्री फोर्स की जंग इन व्हाइट स्पेक से चल रही है। और अभी जो करंट टाइम चल रहा है यह है 2022 का। इसका मतलब ये है कि अभी टोटल 28 साल लगेंगे उन एलियंस को इस धरती पर अटैक करने में। हर 7 दिनों के हमले के बाद में 7 दिनों का एक रेस्ट डे होता है जिसके अंदर ये व्हाइट स्पाइक्स होते हैं और ये वही 7 दिन होते हैं जहाँ पर भविष्य से पहले, यानी कि भूतकाल के अंदर जो मिलिट्री फोर्स इस 2022 में आई है, ये 7 दिन अपने उन सिविलियंस को ट्रेन करके वापस भविष्य में भेजते हैं ताकि ये लोग 7 दिनों बाद जब वापस धरती पर आए तो उनसे लड़ने का एक्सपीरियंस बाकी सभी मिलिट्री फोर्सेस को दें और आकर बताएं कि वो कितने खतरनाक है, उनसे किस तरीके से लड़ा जाना चाहिए और उनसे बचने के और क्या क्या तरीके हैं। और इन्हीं सभी के साथ में अब 7 दिन कंप्लीट हो जाते हैं और वो दिन आता है जब सारे सिविलियंस को भविष्य में भेजा जाना होता है जंप लिंक के थ्रू। लेकिन जैसे ही जंप लिंक स्टार्ट होता है उसके अंदर कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है और जो लोग जमीन पर लैंड होने वाले थे वो सब अब डायरेक्ट आसमान से 5-6 मील ऊपर से गिरने लगते हैं। और ये वही मिड सीन होता है जो कि मैं स्टार्टिंग में दिखाया गया था। कुछ लोग तो पानी में गिर जाते हैं और कुछ लोग बिल्डिंग से टकरा कर नीचे गिरकर मारे जाते हैं। अब जो लोग बचते हैं उनके अंदर डैन फॉस्टर भी शामिल होता है, जिन्हें अब भविष्य की कमांडिंग लीड ऑफिसर, जिनका नाम होता है लेफ्टिनेंट फॉस्टर, वो उससे कांटेक्ट करती है और कहती है कि पास ही के एक रिसर्च सेंटर के अंदर हमारी कुछ हार्ड ड्राइव्स और कुछ दवाइयां पड़ी है
हमारी टीम उन्हें लेने के लिए वहाँ पर गई थी, मगर अभी तक उनका वापस से कोई भी मैसेज नहीं आया। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग उस रिसर्च सेंटर के अंदर जाकर हमारी टीम से कांटेक्ट करें और वो हार्ड ड्राइव्स और वो दवाइयाँ वापस लेकर हम तक पहुँचा दें, क्योंकि कुछ ही समय के अंदर यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं। जेट फाइटर्स के थ्रू इस पूरी जगह पर बड़ी-बड़ी मिसाइल्स गिराई जाने वाली है। तो मैं चाहती हूँ कि उनके इस मिसाइल गिराने से पहले आप वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम तक पहुँचा दें। और इसी के साथ अब वहाँ पर डैन फॉस्टर, जो कि अपने पास्ट में कभी ग्रीन बैरेट स्पेशल फोर्स में काम किया करता था, जिसने 2 बार इराक में जंगें भी लड़ी होती, तो उसे पता होता है कि किस तरीके से बंदूक चलानी है और किस तरीके से टीम को लीड करना है। और इन्हीं सभी स्पेशलिटीज के साथ में अब डैन फॉस्टर अपने बाकी सभी दोस्तों को लेकर उसी रिसर्च फैसिलिटी में पहुंचता है। मगर वहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि जो टीम यहाँ पर मौजूद थी हार्ड ड्राइव्स लाने के लिए, उन्हें तो व्हाइट स्पाइक्स ने ऑलरेडी जान से मार दिया है। उनकी लटकती लाशों को देखकर हर कोई डर चुका था, मगर फिर भी ये लोग अपना काम वापस से जारी रखते हैं। डैन फटाफट से भागकर 7th नंबर के कैबिन में जाकर वहां से सारी इंपॉर्टेंट ड्राइव्स और वो 12 शीशियां जो कि लेफ्टिनेंट फॉस्टर ने उसे लाने के लिए कही थी, वह सब कुछ वहां से लेकर निकलने लगता है। मगर तभी वहां पर कुछ व्हाइट स्पाइक्स उनकी आवाज सुन लेते हैं और उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। और अब जैसा कि उन्हें ट्रेनिंग में सिखाया गया था कि सीधा उनके पेट और गले पर वार करना, क्योंकि पीठ पर वार करने से उनका कुछ भी नहीं होता। तो अब धड़ाधड़ उन पर गोलियां बरसाना स्टार्ट कर देते हैं। मगर जब वो चिल्लाता है तो उसी के साथ में उसके बाकी सभी साथी यानी कि दूसरे व्हाइट स्पाइक्स भी आकर अब उन पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी पूंछ में एक ऐसा तीखा डिवाइस होता है, एक ऐसा हथियार होता है जो वो बहुत ही स्पीड में फेंक कर मारते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे लोग तो घायल हो जाते हैं। मगर वहां से डैन और कुछ लोग वहां से बचकर भाग निकलते हैं और अब वहां पर लाल धुएं के बड़े बड़े बॉम्ब गिराए जाने वाले होते हैं। और लेफ्टिनेंट फोस्टर उन्हें कहती है कि जितना जल्दी हो सके इस लाल धुएं वाले एरिया से हट जाओ, क्योंकि यहाँ पर अब मिसाइल्स गिराए जाने वाली है। लेकिन भागने का रास्ता वहीं से था और इसी वजह से अब वो सभी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। और तभी उन्हें सामने से आती हुई कुछ गाड़ियां दिखाई पड़ती है, तो वो सभी खुश हो जाते हैं। मगर उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि व्हाइट स्पाइक्स आकर उनकी भी गाड़ियों को टक्कर मारकर जो लोग अंदर बैठे थे उन्हें खा जाते हैं, जान से मार डालते हैं। भागते भागते ये सभी लोग एक टनल के नीचे पहुंचते हैं। तो वहां पर एक उनका दोस्त क्रॉबेन कहता है कि तुम लोग यहाँ से आगे जाओ, इन सभी को रोकने का बस एक ही तरीका है, इन सभी को बॉम्ब से उड़ा दो। तो डैन कहता है कि इसमें तुम भी मारे जाओगे, मगर क्रॉबेन कहता है कि तुम सभी को और साथ ही ड्राइव्स और दवाई को बचाने का एक ही तरीका है। तो वहां से डैन अपने कुछ दोस्तों को लेकर निकलता है और तभी वहां पर क्रोवन एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करता है, जिससे कि उनके पीछे जो व्हाइट स्पाइक्स भाग रहे थे वो वहीं पर मारे जाते हैं। और थोड़ी देर में वहां पर मिसाइल्स गिराई जाती है, जिससे कि वो पूरा एरिया तबाह हो जाता है। मगर उससे पहले डैन, चार्ली और डोरियन ये तीनों ही वहां से निकल चुके थे। वहीं पर सीन दिखाया जाता है एक हॉस्पिटल का, जिसके अंदर ये तीनों ही एक बेहोशी की हालत में पड़े होते हैं। और वहां पर अब आती है लेफ्टिनेंट फॉस्टर और वो आकर अब डैन से बातचीत करने लगती है। तो वो कहता है कि फॉस्टर, क्या तुम 2 आर लगाती हो एक आर? और तब उसे पता चलता है कि ये भविष्य में और कोई नहीं बल्कि मेरी बेटी मोरी फॉस्टर है। हालांकि मोरी अपने पिता को वापस यहाँ पर देखकर ज्यादा खुश तो नहीं होती। तो वहां पर डैन कहता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझसे इतना रूड बिहेवियर क्यों कर रही हो? तो वो बताती है, जब मैं 12 की थी तब आपने घर छोड़ दिया, और जब मैं 14 की हुई तो आपने मॉम के साथ में मुझे भी छोड़ दिया, और जब मैं 16 की हुई तब मैंने देखा कि एक एक्सीडेंट की वजह से आप एक हॉस्पिटल में मर रहे हैं और 2030 में आपकी मौत हो गई। तो डैन कहता है कि ठीक है, अगर 2030 में मुझे मरना ही है तो क्यों ना इस वक्त में अगर तुम्हारी जो भी हेल्प कर सकूं मुझे बताओ, ताकि मैं अपनी बेटी के साथ कुछ वक्त तो गुजार सकूं। और वहीं से मोरी बताती है कि हमें अब उनके घोंसले में जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उनकी मादा यानी कि फीमेल व्हाइट स्पाइक्स को नहीं मारा जाएगा तो वो और भी ज्यादा व्हाइट स्पाइक्स को प्रोड्यूस करती रहेगी। इसलिए हमें उसे पकड़कर कैद करना पड़ेगा और उसके डीएनए से एक ऐसा टॉक्सिन बनाना पड़ेगा जिससे कि सभी मारे जाए। तो डैन कहता है कि हमारी इस धरती पर तो काफी अलग अलग टॉक्सिन है जो कि काफी खतरनाक है, क्या तुमने कभी वो ट्राई नहीं किए? तो वहां पर मोरी बताती है कि उनसे बाकी सभी मेल यानी कि जो नर व्हाइट स्पाइक्स होते हैं वो तो मारे जाते हैं, मगर उनका फीमेल पर कुछ असर नहीं होता। इसलिए हमें उसी के डीएनए से ऐसा कोई एक टॉक्सिन बनाना पड़ेगा जो कि उसे भी मार पाए और साथ ही बाकी सभी व्हाइट स्पाइक्स को भी खत्म कर पाए। और अब इन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में ये सभी निकल पड़ते हैं उन्हीं फीमेल व्हाइट स्पाइक्स के नेस्ट पर यानी कि उन्हीं के घोंसले पर, जहाँ पर जाने के बाद में ये लोग अब हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि ऑलरेडी कुछ जवान उस फीमेल व्हाइट स्पाइक को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसे पिंजरे में डालने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि वो हर किसी को जान से मार रही थी। और तब वहाँ पर मोरी भी पहुंच जाती है और वो अपनी बंदूक से उसकी पूंछ को तोड़ देती है, जिससे कि वो व्हाइट स्पाइक एक फेंकने वाला हथियार मारा करती थी। अब तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और वो उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ती है, मगर तभी उसकी मदद करने के लिए उसके पिता डैन फॉस्टर नीचे कूद जाते हैं और वो भी अब उन मिलिट्री वालों का साथ देने लगते हैं। लेकिन इसी बीच वो फीमेल व्हाइट स्पाइक काफी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी मेल व्हाइट स्पाइक आकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। अब एक तरफ तो सभी मिलिट्री वाले एक पिंजरे के अंदर से पैक करके वहाँ से लेकर जाने लगते हैं, वहीं दूसरी तरफ अब सारे मेल व्हाइट स्पाइक सब उनके पीछे पड़ चुके थे।
मोरी भी अब उनके ऊपर अपनी मशीन गन के साथ में शूट करने लगती है और काफी दूर तक भागने के बाद में अब वो एक सेफ लोकेशन पर पहुंचते हैं, जहां पर मोरी अपनी फ्लेयर गन के साथ में मैसेज भेजती है कि यहाँ से हमें रेस्क्यू किया जाए। तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है और उन्हें रेस्क्यू करके लेके जाता है डीप वेल 9 एट बहामास। ये बहामास की एक ऐसी जगह थी जो कि समुद्र के बीच में बनी थी, जिसके चारों तरफ एक बड़ा सा डैम बनाया गया था ताकि कोई भी व्हाइट स्पाइक अंदर ना आ पाए। इस रिसर्च फैसिलिटी में हमें दिखाया जाता है कि उस फीमेल व्हाइट स्पाइक को बड़ी बड़ी जंजीरों के साथ में कैद कर रखा होता है और वहीं पर मोरी पहुंचकर अब उसके ब्लड सैंपल लेकर डीएनए पर अब अपने एनालिटिक्स चालू कर देती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके डीएनए में तो हजारों ऐसे कोने हैं जिन पर रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी जाकर एक परफेक्ट टॉक्सिन बन पाएगा। तो वहां पर डैन कहता है कि मैं भी तुम्हारी इस काम में हेल्प कर सकता हूँ, मगर मोरी कहती है कि वैसे भी ये काम सिर्फ और सिर्फ एक शख्स का है, तो क्यों ना आप जाकर रेस्ट करें। और वो अब उन डीएनए के नमूनों पर अपना काम करना शुरू कर देती है। कभी कोई डीएनए सैंपल 50% मिलता है तो कभी 60% और कभी तो ओनली 32%। उन सभी पर सैकड़ों टेस्ट कर लेने के बावजूद भी रात भर तक मोरी को अभी तक उसका कोई परफेक्ट टॉक्सिन नहीं मिला होता है। वहीं से शुरुआत होती है अगले दिन की। ये वो 7वां दिन था जहाँ पर अब भेजे गए इन सभी सैनिकों को अपनी टाइमलाइन में वापस जाना था। इसका मतलब ये था कि अब डैन फॉस्टर को भी अपने सन 2022 में भेजा जाना था। तो वो आखिरी बार अपनी बेटी से मिलने के लिए वापस आता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है और इस टास्क आर फोर्स के अंदर ज्वाइन करवाया, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ तो मुझसे जुड़ी बात होगी जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते। तो वहाँ पर लेफ्टिनेंट मोरी कहते हैं कि हाँ, मैंने ही ये टास्क आर फोर्स बनाई थी जिसके अंदर आप अभी शामिल हैं। और एक चीज आपको बता दूं, मैं आपको इसलिए यहाँ पर बुलाकर लेकर आई हूँ क्योंकि मैं आपके ऊपर विश्वास करती हूँ। मैं जानती हूँ कि अगर ये टॉक्सिन का तोड़ मिल गया तो आप इसे अपने साथ में लेकर जाएंगे सन 2022 में और इसका मास प्रोडक्शन करेंगे। मास प्रोडक्शन यानी कि बड़ी मात्रा में इस टॉक्सिन को बनाना, ताकि भविष्य में आते आते तक जब तक ये एलियंस हमारे पास में आएंगे हम इनका खात्मा करने के लिए तैयार होंगे। और बातों ही बातों में उन्हें वो फाइनली 100% डीएनए सैंपल टॉक्सिन मिल जाता है, जिससे कि इन सभी व्हाइट स्पाइक्स मेल और फीमेल को जान से मारा जाए। मगर ये सारी चीजें वहां पर बैठी फीमेल व्हाइट स्पाइक्स देख रही होती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर तो बड़ी दूर से मेल व्हाइट स्पाइक्स अब उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। काफी भारी मात्रा के अंदर जब वो पहुंच रहे होते हैं तो डैम पर मौजूद सारे मिलिट्री फोर्स वाले उन पर धड़ाधड़ गोलियां बरसाते हैं, मगर गोलियों का तो उन पर कुछ असर ही नहीं होता क्योंकि उनकी पीठ और सर तो एक बड़ी ढाल से मजबूत कवर्ड होते हैं। और वहां पर पहुंचने के बाद में सबसे पहले तो सारे व्हाइट स्पाइक्स वहां पर मौजूद मिलिट्री वाले को जान से मारते हैं और अब बचते हैं सिर्फ और सिर्फ डैन और साथ ही मोरी, जिनके पास में वो टॉक्सिन R7 होता है। अब उसे बचाकर वहां से डैन को पहुंचना था अपनी टाइमलाइन में, मगर तभी वहां पर कुछ और व्हाइट स्पाइक्स पहुंचकर उन दोनों को जान से मारने की कोशिश करते हैं। मगर ये दोनों बाप बेटी भी कहाँ पर कम थे और ये दोनों भी उनके ऊपर धड़ाधड़ गोलियां लगा रहे होते हैं। और एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पर एक मेल व्हाइट स्पाइक आकर मोरी को पकड़ लेता है, तो उसके पिता डैन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, मगर तब तक उनके 7 दिनों का टाइमर पूरा हो चुका होता है और मोरी वहीं पर छूट जाती है। वो अपने 2022 की टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं। ये हादसा इतना गहरा था कि वो अपने हाथ में पड़ी उस बोतल को छोड़ते ही नहीं है। उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और साथ ही उनसे कहा जाता है कि क्या आप ठीक हैं, ये बोतल किस चीज की है। तो वो कहते हैं कि इस ट्यूब का मास प्रोडक्शन करो क्योंकि ये वही टॉक्सिन है जो कि इन सभी व्हाइट स्पाइक को जान से मार सकता है। मगर तभी वहां पर लेफ्टिनेंट हार्ट कहती है कि जब आप यहाँ पर आए तब तक ये पूरा पोर्टल यानी कि जंप लिंक उन व्हाइट स्पाइक्स की वजह से पूरा तबाह हो चुका था। अब हम वापस से फ्यूचर में नहीं जा सकते और अगर फ्यूचर में नहीं जाना होगा तो मास प्रोडक्शन करके मतलब क्या है। और आखिर में थका हारा डैन वापस से अपने घर में पहुंचता है और जब वो अपनी बीवी एमी और साथ ही अपनी छोटी बेटी मोरी को देखता है जो कि भी सिर्फ और सिर्फ 9 साल की है, तो वो उसे देखकर गले लगा लेता है और कहता है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। मगर डैन इस बात को जानता था कि हमने अगर आज इस पूरी सिचुएशन का कोई सोल्यूशन नहीं निकाला तो भविष्य में जाकर हमारे सभी करीबी लोग जान से मारे जाएंगे। और तब वो पहुंचता है डोरियन के पास में और कहता है कि जब भी तुम किसी भी व्हाइट स्पाइक को मारते थे तो उसकी कोई आखिरी निशानी अपने पास में रखते थे, क्या तुम्हारे पास उसका नाखून आज भी है। तो डोरियन कहता है कि हाँ। और अब वो उस नाखून को लेकर दोनों पहुंचते हैं सीधा चार्ली के पास में जो कि वातावरण वैज्ञानिक होता है। और वो जब उसे जूम करके उसके ऊपर अपने एनालिटिक्स चालू करता है तो उन्हें पता चलता है कि इनके नाखूनों पर तो किसी ज्वालामुखी की राख है। ये जरूर चाइना में फटे बड़े से ज्वालामुखी की राख हो सकती है, लेकिन आखिर इनका पहला हमला तो रशिया में था, तो चाइना की राख आखिर इनके नाखून पर कैसे आई, इसके बारे में हम कैसे पता लगाएं। तभी वहां पर डैन को याद आता है कि मेरी क्लास में एक छोटा लड़का था जो कि हर वक्त ज्वालामुखी के बारे में ही बातें करता था। और अभी सभी लोग पहुंच जाते हैं उसी छोटे बच्चे के पास में और उससे पूछते हैं कि आखिर रशिया के अंदर चाइना की ज्वालामुखी की राख कैसे है, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। तो वो लड़का बताता है कि आज से 1000 साल पहले चाइना में एक बहुत ही बड़ा ज्वालामुखी फटा था जिसकी बड़ी बड़ी लहरें ठेठ रशिया तक पहुंची थी।
और वहीं पर अब वो जमकर उसकी राख बन चुकी थी। आज से कुछ 60-65 साल पहले 1946 के अंदर जब सभी वैज्ञानिक उस जगह पर पहुंचे, उस ग्लेशियर पर पहुंचे, तो उन्हीं शोधकर्ताओं के अनुसार हमें पता चला कि उस बर्फ के नीचे आज भी उस वॉल्केनो की राख मौजूद है। तो इन सभी बातों से डैन को पता चलता है कि इसका मतलब उन सभी व्हाइट स्पाइक्स का कोई स्पेसशिप 2050 में इस धरती पर आए नहीं, बल्कि वो तो 1000 साल पहले इस धरती पर आ चुके थे, मगर वो सिर्फ इंतजार कर रहे थे तो किस चीज का, सिर्फ और सिर्फ बर्फ के पिघलने का। और यही वजह थी कि आज तक हमें उनका कोई स्पेसशिप या फिर कोई क्रैश लैंडिंग स्पॉट आज तक नहीं मिल पाया। अब ये सारी बात बताने के लिए डैन पहुंचता है यूएस गवर्नमेंट के मेन सेनेटर के पास में और उसे कहता है कि हमें पता चला है कि रशिया के अंदर उनका कोई एक स्पेसशिप है, जिसकी मदद से हम वहां पर पहुंचकर उनके जागने से पहले अगर उन्हें मार दें तो वो भविष्य में आकर हम पर हमला नहीं करेंगे। तो सेनेटर कहते हैं कि आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, वैसे भी इस पूरी दुनिया के अंदर अभी जंग का माहौल छिड़ा हुआ है और कोई भी देश मुझे तुम्हारे रशिया जाने पर एग्री नहीं करेगा, इसलिए इस काम में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और तब वहां पर डैन को याद आती है अपने पिता की, क्योंकि वो जानता था कि उसके पिता के पास में से काफी सारे हवाई जहाज हैं जो कि उन्हें इलीगल वे में रशिया तक पहुंचा सकते हैं। और अब डैन पहुंचता है अपने पिता जेम्स फॉस्टर से मदद मांगने के लिए और ये सारी बात उन्हें समझाता है कि भविष्य में जो व्हाइट स्पाइक आने वाले हैं उनके स्पेसशिप का हमें पता चल गया है, जो कि रशिया में, बस हमें इलीगल वे में वहां पर जाने का तरीका चाहिए। और अब ये सारी बात सुन लेने के बाद भी तो उसका पिता अब इस काम से अपने पैर पीछे कैसे हटा सकता था। और इन सभी के अंदर अब उनका साथ देने के लिए लेफ्टिनेंट हार्ट और उनकी एक छोटी सी टुकड़ी भी अपने काफी सारे हथियार और कुछ और एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स को लेकर रशिया के लिए निकल पड़ते हैं। रशिया पहुंचने के बाद में ये सभी लोग डायरेक्ट उसी स्पॉट पर पहुंचते हैं जहां पर आज से 1000 साल पहले फटे चाइना की ज्वालामुखी की राख मौजूद थी। और वहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस जगह को बम से उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इसे बम से नहीं उड़ाएंगे तब तक हम जमीन के नीचे यानी कि बर्फ के नीचे तक नहीं पहुंच पाएंगे। और काफी बड़े बम ब्लास्ट कर देने के बाद में उन्हें पता चलता है कि जमीन के नीचे तो एक बहुत ही बड़ा स्पेसशिप मौजूद है और ये वही स्पेसशिप था जिसकी मदद से ये सारे व्हाइट स्पाइक इस पूरी दुनिया में आए थे आज से 1000 साल पहले। लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि ये तो एक इवेंचुअली एक्सीडेंट था। इसका मतलब ये था कि उन व्हाइट स्पैक्स को कभी धरती पर आना ही नहीं था, ये तो गलती से उनका शिप यहाँ धरती पर क्रैश हो गया। अब मिलिट्री फोर्स के पास में जो टॉक्सिन R7 था उसकी मदद से वो सारे के सारे सोल्जर्स मिलकर उन सभी व्हाइट स्पैक्स के सर में डाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी ही देर में वो पिघल कर वहां पर मर रहे थे। मगर जब वो मर रहे थे तो वो इतना ज्यादा शोर मचा रहे थे कि पास में मौजूद बाकी सभी बड़े डीप स्लीप के अंदर जो व्हाइट स्पैक्स थे वो जाग जाते हैं और वो उसी मूवमेंट पर वहां पर जितने भी सैनिक होते हैं उन्हें जान से मारने लगते हैं। वहां पर डैन अपनी बंदूक से उनका सामना करने की कोशिश करता है, काफी को तो मारता भी है, मगर तभी उनमें से एक निकल कर भाग जाता है। तब वहां पर बाकी सारे स्पाइक्स भी निकल ही रहे होते हैं, तो वहां पर डोरिन कहता है कि इन सभी को यहाँ से तबाह करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, इस पूरी जगह को बम से उड़ा दो। डैन तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागो, क्योंकि तुम्हें उस बचे हुए एलियन को जान से मारना है, इस पूरे शिप को हम देख लेंगे। और अब ना चाहते हुए भी डैन को उस पूरे शिप से निकलना पड़ता है और देखते ही देखते अब डोरिन की मदद से वो पूरा एलियन से भरा हुआ स्पेसशिप एक बहुत ही बड़े ब्लास्ट के थ्रू खत्म हो जाता है। बाहर पहुंचने के बाद में उन्हें बहुत ही खराब हालत के अंदर अपने पिता जेम्स और साथ ही चार्ली मिलते हैं। तो वहां पर उसके पिता कहते हैं कि हमने उस एलियन को रोकने की काफी कोशिश की, मगर वो काफी ज्यादा बड़ी थी जिसके सर पर लाल निशान थे। तो वहां पर डैन समझ जाता है कि ये जरूर वही फीमेल व्हाइट स्पाइक है जो कि काफी ज्यादा बड़ी और खतरनाक है। अगर हमने उसे टाइम रहते नहीं रोका तो वो भविष्य में आकर हम सभी को जान से मार डालेगी। इसीलिए अब डैन और साथ ही जेम्स दोनों ही मिलकर एक अच्छी सी प्लानिंग बनाते हैं उस व्हाइट स्पाइक को मारने के लिए। वहां पर जेम्स अपना ही एक जैकेट एक मूर्ति के रूप में खड़ा कर देता है, तो व्हाइट स्पाइक को लगता है कि ये जरूर कोई इंसान है और वो उस पर हमला करने के लिए पास में भागते हुए आती है, मगर तभी जेम्स उसे अपनी स्नाइपर से शूट करने लगता है। वहीं पर अपने पिता का साथ निभाने के लिए अब डैन भी पहुंच जाता है और वो उसके हाथ के अंदर वो इंजेक्शन लगा देता है, मगर तब उसका हाथ जब पिघलने लगता है तो वो व्हाइट स्पाइक इतनी चालाक थी कि वो अपने दांत से अपना हाथ ही काट देती है ताकि उसका पूरा शरीर खराब ना हो सके और वापस से उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। उन व्हाइट स्पाइक्स की एक खास बात थी कि वो खून को सूंघ सकती थी और तभी वहां पर जेम्स अपना हाथ काट देता है जिससे कि खून बहने लगता है और वो अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाला होता है, क्योंकि नीचे एक बहुत ही बड़ी खाई होती है। और जेम्स सोच रहा था कि मैं अपने साथ साथ उस पूरी की पूरी बड़ी फीमेल को भी लेकर मर जाऊंगा, मगर तभी वहां पर उसका बेटा चार्ली के थ्रू दिया गया नाखून लेकर उसके सर पे कूद जाता है और उस नाखून से उसका गला काट देता है और जो एक और टॉक्सिन उसके पास में बचा होता है वो उसके मुंह में डालकर उसे वहीं खाई से नीचे पटक देता है और नीचे गिरते ही एक बड़ी सी चट्टान से टकराकर वो व्हाइट फीमेल स्पाइक गिरकर मर जाती है।
और इसी के साथ दुनिया पर आने वाला एक बहुत ही बड़ा हादसा टल जाता है। इस पूरे इंसिडेंट्स के बाद में अब जब डैन और जेम्स की दोस्ती हो चुकी थी, तो वो अपने बेटी से मिलवाने के लिए अपने पिता को भी अपने घर पर ही लेकर आ जाता है और इसी के साथ एक हैप्पी एंडिंग होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके बाद में मैं आप ही के थ्रू बताई जाने वाली ऑन डिमांड एक्सप्लेनेशन